नमस्कार। मैं हूँ प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। दिल्ली अध्यादेश से दिल्ली अध्यादेश क्या मोदी सरकार की बड़ी भूल है? क्या दिल्ली अध्यादेश के बाद देश की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? या दिल्ली अध्यादेश की तरह ही ऐसे कई फैसले जो लगातार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से, उसने क्या देश में 2019 के मुकाबले 2024 में विपक्ष को एकजुट होने का अवसर नहीं दिया है? इसमें हम राहुल गांधी के साथ घटी घटना का भी जिक्र कर सकते हैं, जो संभवतः अब अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में ना हो। और दिल्ली अध्यादेश की भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आज ही ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्यसभा से हम इसको पारित नहीं होने देंगे, अध्यादेश को नहीं, अध्यादेश का विकल्प लेने के लिए किसी विधेयक को, जिसका कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी होगा, जिससे कि दिल्ली सरकार की को जो आज़ादी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी और जो अध्यादेश के जरिए छिन गई है, ये स्थिति बरकरार रखी जा सके। तो इसको रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। इससे जुड़ी हुई बात ये भी है कि ऐसे अध्यादेश जो सीधे सुप्रीम ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना लगते हैं कि आज फैसला हुआ और कल अध्यादेश आ गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निस्तेज किया जा सके। तो ऐसी घटना से क्या डेमोक्रेटिक जो हमारा ताना बाना है उस पर चोट नहीं पड़ती? यह भी प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक गंभीर लोगों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपसे सबको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पटना से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आलोक साहिल जी जुड़े हैं। आलोक साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं, विभिन्न टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं। आपकी भाषा, आपका संवाद उत्कृष्ट है और जनता के साथ में, यानी दर्शकों के साथ में, क्योंकि पत्रकार तो दर्शकों से संवाद करता है, आपका संवाद बहुत स्ट्रांग होता है। आपका स्वागत है। हमारे साथ युवा पत्रकार ओमनाथ जी मौजूद हैं। ओमनाथ जी बहुत दिल से किसी बात को, जिसको अच्छा समझते हैं उसको उसी रूप में बताते हैं, कोई लाग लपट नहीं होता है, तो आईना है एक तरह से। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक हैं। डेमोक्रेसी को एक अलग नजरिए से आप देखते हैं और देश की वर्तमान जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। विधायकों और सांसदों के बहुमत के बजाय जनता का बहुमत हो, इसकी वकालत करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले आलोक शर्मा जी से ही शुरुआत करता हूँ कि ये जो बात है कि दिल्ली अध्यादेश आया, इसको मैंने कहा, ममता बनर्जी जी ने कहा कि 2024 का सेमीफाइनल होगा अगर हम राज्यसभा में इसको कानून बन करके पास होने से रोक दें। तो क्या अब तक जो दल विपक्षी एकता के नाम से किए जा रहे प्रयासों, जो कि नीतीश कुमार कर रहे हैं और कांग्रेस का परोक्ष समर्थन है, उससे दूर थे, इस घटना ने उनको एकजुट होने का अवसर नहीं दे दिया है? और अगर दे दिया है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती कदम नहीं है? जी सवाल जी अशोक शर्मा जी। जी एक जी बार फिर आप से किसी दोहराएं और किससे पूछा? जी मैं नमस्कार सवाल फिर सभी। बहुत, जी आपको बहुत संक्षेप में सवाल दोहराता हूँ कि जो अध्यादेश दिल्ली का आया, इसके बाद ममता बनर्जी सारे विपक्षी दलों को एकजुट होने और 2024 का सेमीफाइनल होने का अवसर बता रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ये बीजेपी के लिए अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह नहीं है? जी अशोक जी। देखिए जी देखिए सरकार अध्यादेश तभी लाती है
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर लागू नहीं, इसलिए उसने अध्यादेश लाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अध्यादेश को रोकने के लिए, क्योंकि 6 महीना के अंदर इसे पारित कराना होगा, जाहिर है राज्यसभा में एनडीए को बहुमत नहीं है, ये तो 6 महीने के अंदर की बात है। लेकिन फिलहाल तो कुछ समय तक केंद्र सरकार इस अधिकारों का उपयोग करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन देने की घोषणा की है अभी तक? कृपया बताएंगे इस पर। ये सवाल आपसे है प्रेम जी, क्या कांग्रेस ने इस मामले में केजरीवाल को समर्थन देने की घोषणा अभी तक कर दी है? अभी तक इस बारे में जो खबर है, जानकारी है, अभी तक जो इस बारे में बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल जी से बात की है, ममता बनर्जी जी से बात की है, नीतीश कुमार जी से बात की है, और नीतीश की पहल पर ही अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में मुलाकात हुई है और राज्यसभा में समर्थन, और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्यसभा से इसको पास होने नहीं देंगे। तो इस औपचारिक घोषणा के नहीं होने के बावजूद हम ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने समर्थन दिया है। जी, मैं इस मामले में एक बात ये कहना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि हम अपनी राज्य इकाइयों से परामर्श लेने के बाद इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। मतलब कांग्रेस इस मामले में टाल मटोल करना चाहती है। जैसी कि मेरी जानकारी या जो अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे ममता बनर्जी की तरह कांग्रेस को भी समर्थन दे देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। राज्यसभा में बीजेपी के बाद, भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 31 सांसद है। तो अगर राज्यसभा में इस बिल को नहीं पास किया जाने की कोई मुहिम चलती है तो उसमें कांग्रेस का समर्थन अनिवार्य है, बिना उसके समर्थन से किसी बिल का विरोध नहीं किया जाता है। तो इस मामले में यह भी देखना होगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से केजरीवाल को समर्थन दे रही हैं, उस तरह से कांग्रेस नहीं दे रही है। तो ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है, अभी भी विपक्ष की नजर दिखाई दे रही है, और यही कमी भाजपा को हमेशा से फायदा देती रही है, और लगता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष अगर विभाजित रहेगा तो आगे भी ये फायदा मिलेगा। जी, मैं आलोक जी के पास आता हूँ। जी आलोक जी, अपने को अनम्यूट कर लेंगे। अशोक जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कांग्रेस फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस सीधे बढ़ करके आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए तब तक दिखना नहीं चाहती जब तक कि पर्दे के पीछे एक समझ न बन जाए, और एक समझ बनती हुई दिख रही है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि नीतीश कुमार जी सबसे मिलने के बाद जाते हैं और एक घोषणा होती है, यानी यूपीए के अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं, जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस बोल के थर्ड मोर्चा के लिए प्रयास करती रही हैं, उनके बीच में एक एका हो जाए, वो पहले कदम बढ़ाए, तब यूपीए जो है उनको समर्थन देगी। क्योंकि बीजेपी के डिसीजन के खिलाफ में कांग्रेस जाएगी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उस कुनबे के साथ केवल आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाएगी? लेकिन आम आदमी पार्टी अगर एक कुनबे के साथ खड़ी दिखती है, क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करके दिखती है, तो फिर कांग्रेस के लिए मौका होगा कि इस विधेयक को रोक दो। तो ये तो रणनीति भी है और स्थिति भी है। जी आलोक जी, इसमें 2-3 बातें मुझे जो साफ साफ नजर आती हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस का जो पर्दे के पीछे खेलने का जो सिस्टम चल रहा है, पहले मायावती बहुत बार ऐसा किया करती रही हैं, मुलायम सिंह यादव ने कई मौकों पे ऐसे काम किए हैं। तो कांग्रेस का फ्रंट न आना थोड़ा सा संशय का विषय है, जैसा कि अशोक जी कह रहे थे, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस को फ्रंट आना चाहिए था, लेकिन उनकी अपनी रणनीति है, क्योंकि वो उनकी अपनी अदावत है आम आदमी पार्टी से, तो उन्हें अपना भी स्कोर सेटल करना है। उनको बहुत सारी बातें भीतर खाने होंगी, और जाने कब तक, जब तक ये फैसला है तब तक तो खैर हमें इस पे एक पॉज रखना जरूरी है। हाँ, ममता बनर्जी का फ्रंट आके कहना कि भैया हम साथ में खड़े हैं और नहीं पास होने देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो आशंका है, आशंका के बादल इसलिए है कि
एक जो मंडरा रहा है इस विपक्षी एकता पर, वो इसलिए है क्योंकि भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़ेगा आपको। बीजेपी को इस विधेयक को पारित कराने के लिए बीजेडी और वाईएसआर, हालांकि वो टेढ़ी खीर है कि उनको बीजेपी मना पाएगी, राजी कर पाएगी अपने इसके लिए, लेकिन उसको सिर्फ 2 मोहरे तोड़ने हैं। आम आदमी पार्टी के संघर्ष क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास खुद के नंबर बहुत छोटे हैं, 10 की संख्या है, बहुत छोटा नंबर है। तो इनको एक बड़ा सा नंबर 100 के पार जाने के लिए इनको बहुत सारी पार्टियों को, पूरे देश भर की एक छोटी छोटी पार्टी को अपने साथ लाना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा कार्य है। हालांकि कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो कर भी सकते हैं, और ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात होगी, स्पेशली देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होगी, एक नजीर साबित होगी कि आप न्यायपालिका को ऐसे ठेंगा नहीं दिखा सकते मौकों पे, जब आया मन किया कर दिया। क्योंकि 2018 में भी SC/ST एक्ट के दौर पे के समय में सुप्रीम कोर्ट की बात पलटी गई थी, और फिर बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, और सुप्रीम कोर्ट को भी अल्टीमेटली मुहर लगानी पड़ी उस बात पे। तो इस बार फिर से एक मौका बना है, और एक ये तारीखी बात हो सकती है अगर केजरीवाल एंड पार्टी सबको एक कंसेंसस डेवलप कर पाए, और अगर टक्कर भी दे पाए। अगर हम तो इस बात के लिए भी खुश हैं, इस बात से भी बहुत खुशी होगी कि अगर वो न भी सबसीड कर पाए, सुपरसीड कर पाए बीजेपी एनडीए को, लेकिन अगर उन्होंने नेक टू नेक टक्कर भी दे दी इन केस, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, और इसके बहुत सारे परिणाम आने वाले, जैसा कि आप कह रहे हैं सेमीफाइनल है ये 2024 के रण का, तो ये बिल्कुल ही सही दिशा में है, और अगर वो कर पाए तो बड़ी चोट होगी बीजेपी के लिए। जी आलोक जी, मैं अब ओमनाथ जी के पास आता हूँ, तब आऊँगा सत्यदेव चौधरी जी के पास। लेकिन उससे पहले ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समांतर जो विपक्ष का अलायंस बोल करके होता है चर्चा, तो एक बात तो ऐसा कभी देश में नहीं हुआ कि सारा विपक्ष, सारी रीजनल पार्टियां एक हो गई हूँ, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि एक होना और पराजित करना चुनाव के मैदान में, ऐसा भी नहीं होगा कि एक के बनाम एक ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए, ये भी होना मुमकिन नहीं लगता। इसके बावजूद एक सहमति बनाने की कोशिश होती है कि चुनाव मैदान में तो हम एक परफॉर्मेंस देंगे, राज्यसभा में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें परफॉर्मेंस दिया जाए कि कितना यूनाइट हो सकते हैं। तो ये मौका है ओमनाथ जी, कांग्रेस के पास भी ये मौका है, विपक्ष की उन सभी पार्टियों के पास मौका है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में जा रहा एक अध्यादेश जो विधेयक बन करके आ सकता है, उसको नहीं आने देने का संकल्प इस नारे के साथ लिया जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, इस पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, अभी एक नहीं हुए तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। जी ओमनाथ। देखिए, अगर विपक्ष एकजुट होकर इस विधेयक को अगर रोकने में राज्यसभा में कामयाब सफल हो जाते हैं, तो तमाम जो सवाल उठता है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हुआ है, कभी माने होगा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि होगा भी नहीं। लेकिन अगर इस अध्यादेश को रोकने में चाहे कांग्रेस की मदद लेके, चाहे जैसे भी हो, वो राजनीति जिससे किस तरीके का बात करते हैं, अगर रोक देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि विपक्ष एकजुट है। और आने वाले समय में देखिए, हर विषय पर तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे तो एक साथ आके सरकार को, माने विपक्ष अपना काम करके उनको आईना तो दिखा सकती है कि हम एकजुट होकर आपके खिलाफ इस चीज को हम रोक सकते हैं। लेकिन पहली एक और बात है कि केजरीवाल जितने लोगों से मिलेंगे, तो अभी केजरीवाल को जरूरत है, लेकिन वो अब जैसे वो टीएमसी से मिलेंगे, चलिए वो समर्थन दे दी, क्योंकि उनका दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के चुनाव से, चाहे यहाँ पे वो फाइट करने नहीं आ रही है, दिल्ली राज्य की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस जैसे बोल रहे हैं कि हम क्षेत्र अपने दिल्ली यूनिट से बात करके बताएंगे, तो वहां पे उनको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से हर पार्टी का अपना अपना फायदा नुकसान है, तो उसको कहाँ तक केजरीवाल साध पाते हैं और दूसरे के लिए कहाँ ये जगह छोड़ सकते हैं, तो इस पे ज्यादा निर्भर करेगा कि माने वो कितना माने लोगों को अपने पाले में कर सकते हैं और किस किस शर्त पे करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जी जी, मैं अब सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। सर, आपकी तो एक बात रही है, मुझे हमेशा याद आती कि जो लोग गठबंधन करके चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग क्यों नहीं एक सिंबल पर चले जाते हैं? जैसे यूपीए बन गया, एनडीए बन गया, तो सब लोग नहीं जा सकते, कम से कम यूपीए के तो सभी पार्टी एक सिंबल पर एग्री कर जाएं।
उसी पर चल जाएं, तो इससे कम से कम वो प्रक्रिया मजबूत होगी जो विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है या हो सकता है इसकी संभावना पर जो हमेशा सवाल उठते हैं, उससे वो बात बनेगी। आपको क्या लगता है कि इस अध्यादेश से लड़ने के लिए, इस अध्यादेश के बाद कानून न बने इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं, उनके लिए ये एक मौका है जब वो एक चुनाव चिन्ह बोल करके वो एकजुट हों? जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए सारा चक्कर यही है कि एकजुट अगर ये हो भी जाए, मान लो एक सहमत अगर हो भी गए तो ये एक दूसरे के दुश्मन ही है ना आपस में। अगर ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते तो फिर तो एक पार्टी में ही रह जाओ, जैसे आप अभी कह रहे थे भी एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ो। तो मैं इस बात को, इस डिबेट को थोड़ा सा एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक किसी क्षेत्र के अंदर एक सांप था, एक नेवला था, और उसके अंदर बाढ़ आ गई, पानी की बाढ़ आ गई। वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और सांप और नेवला दोनों बाढ़ से बचने के लिए एक पेड़ की टहनी के ऊपर चढ़ गए। तो एक तरफ सांप बैठा हुआ है, एक तरफ नेवला बैठा हुआ है। दुश्मन होते हुए भी लड़ाई नहीं करते, उनकी मजबूरी है कि उनको पानी से बचना है, बाढ़ से बचना है। और जैसे ही वो बाढ़ का स्तर नीचे हो गया तो फिर दूसरे दोनों के दोनों मैदान में आ गए। मैदान में आते ही फिर लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो अगर ये एक हो भी जाएंगे तो भी क्या होगा? देखिए मैं इन सारी परिस्थितियों का एक बड़ा, इसको मैं एक ऐसा चित्र देख रहा हूं देश के अंदर कि ये आने वाला समय बहुत भयावह समय होने वाला है। कि जिस तरह से ये अध्यादेश और ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो किसी तरह से इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लेकिन बाकी के तो सारे के सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं या विपक्ष हैं, ये सब के सब एक ही बिच्छू की कतार हैं। इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है किसी को भी। अब विपक्षी एकता, अरे भाई विपक्षी एकता अगर होनी है तो सीधी सीधी बात है, एक सिंबल पर चुनाव लड़ो। वो एक सिंबल पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब एक सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ोगे तो फिर विपक्षी एकता कहाँ हुई? विपक्षी एकता का तो सवाल ही नहीं है। और जैसे ही मौका लगेगा तो विपक्षी एकता होने के बावजूद भी, मान लो आपने सत्ता वालों को, आज बीजेपी वालों को हरा दिया, आप उसके बाद सोचिए जरा कि फिर क्या होने वाला है इस गठबंधन की प्रश्न राजनीति में, फिर क्या परिस्थिति बनेगी? जी जब आज के दिन ये विपक्षियों ने मिला के किसी तरह से अपने अपने क्षेत्र के अंदर मजबूत हैं, वो चुनाव लड़ो, यही तो बात चल रही है ना। अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव लड़ो। फिर अगली बारी ये कहेंगे जी कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो मजबूत हैं उसका तो क्षेत्र के मालिक बन गए वो। उस क्षेत्र का अगर वो देश में डिक्लेयर कर देंगे जी कि मेरा तो अलग देश है, ये आप क्या कर लोगे? तो देश की अगर एकता और अखंडता को आपने बना के रखना है तो ये विपक्षी एकता और ये एकता और ये इसका कोई मायना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था का जो बहुमत की जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है। तो इसके अंदर तो खाली जो सारे के सारे ये नेता लोग अपनी उसमें मालिक बने हुए हैं इस लोकतंत्र के। फिर लोगों से पूछिए ना, आप अपने क्षेत्र के लोगों से पूछिए, मतदाताओं से भी तो राय लीजिए। वो कोई सिस्टम है नहीं, मतदाताओं से राय लेने का कोई सिस्टम नहीं है। खाली हर पार्टी के जो लीडर हैं वो ऐसे हो गया कि भाई जैसे मैं तो इतनी सीटों का मालिक हूं, यहाँ पर इस क्षेत्र का मालिक हूं, और वो सारे के सारे मिलके और लूट का माल बना लिया इन्होंने। तो भाई लूट लो इस देश को। मतदाता तो बिल्कुल मजबूर हो गया, लाचार हो गया, विवश हो गया। जी सत्यदेव चौधरी जी, मैं अब एक सवाल के साथ आता हूं। आपने जो कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक जी के पास आता हूं। और अशोक जी, आपके साथ सवाल ये है कि जो सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं
कि सारे जो दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए एकजुट हो रहे हैं। नेवला और सांप का उदाहरण भी उन्होंने दिया है। तो ये बातें, इस बात से तो कोई पार्टी अछूती नहीं है। एनडीए का बनना भी, यूपीए का बनना भी, और भी तरह तरह के मोर्चा देश में बने, तो सब लोग तो जाहिर बात है अपना फायदा तो देखते ही हैं जुड़ने के लिए। और आज जो ममता बनर्जी या केजरीवाल जुड़ने की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस से उम्मीद है या विपक्ष से उम्मीद है कि दिल्ली अध्यादेश पर एकजुट हुआ जाए, तो इसके पीछे भी तो एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि इनको जोड़ रहा है आपस में। वो कॉमन फैक्टर क्या फेडरलिज्म है। जी अशोक जी। कांग्रेस को, जी देखिए, ममता बनर्जी केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल से दिक्कत है। केजरीवाल ने कांग्रेस की ही 2 सरकारों को हटाकर सत्ता पर अपना प्रभाव कायम किया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वहां केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। पंजाब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक जी ये सांप और नेवला तो है ही, ये सांप और नेवला तो है ही। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो है अपने आंतरिक हितों के लिए कभी भी विपक्षी एकता में साफ साफ स्पष्ट तौर पर शामिल नहीं हो सकती है। हाँ, वो सरकार को बाहर से समर्थन देती रही है, कभी मिलीजुली सरकार बनी हो। 1996 के दौर को आप देखिए, तो क्या कांग्रेस कभी सरकार में शामिल रही है? अगर विपक्षी एकता की बात होती तो अभी सरकार में शामिल होती। कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में शामिल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार शामिल नहीं हो सकती। वह सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है कि जब चाहे सरकार बना दे, जब चाहे सरकार गिरा दे। तो ऐसी पार्टी पर कोई कितना विश्वास करेगा? ममता बनर्जी आज ये बात कह रही हैं कि केजरीवाल के समर्थन में वो आ रही हैं, अपना समर्थन दोहरा भी रही है, लेकिन इस समर्थन में दम कितना है? राज्यसभा में बहुमत से मात्र एनडीए केवल 8 सीट कम है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से 238 सदस्य हैं राज्यसभा में, 110 उसके पास है। 2 मनोनीत सदस्यों की सीट रिक्त है। अगर चुनाव की नौबत आई राज्यसभा में तो मनोनीत सदस्यों को भाजपा राज्यसभा में भेज सकती है। तो 8 सदस्यों को मैनेज करना आज की जो राजनीति जिस दौर में दाखिल हो गई है, क्या बहुत मुश्किल काम है। इस तरह से कांग्रेस अलग थलग दिखाई है, वो भले ही खुल के नहीं कुछ कह, पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस को जो दायित्व है, कांग्रेस दिक्कत ये है कि वह अपनी मुख्य धुरी बनना चाहती है। जब और दूसरे लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस को हटाकर विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की जाए, बीच बीच में यह भी बात आती है। तो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है, सांप और नेवला में जो कह रहे हैं कि एक कॉमन इंटरेस्ट की बात जो आप कह रहे हैं, ये तभी होगा जब मौत का भय सामने होगा। तो अभी सब जिंदा हैं, सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं। किसी राज्य में ना किसी राज्य में सही कांग्रेस की तो सरकार है। तो जब तक उनके खात्मे का भय नहीं होगा, वो डर, देखिए नेवला और सांप में दोस्ती तभी हुई जब उनको उनकी जिंदगी का सवाल उनके सामने आया। तो जब तक ये सवाल सामने नहीं आएगा, ये विपक्षी एकता मेरी समझ से बहुत मुश्किल अशोक जी, आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से अब मैं सवाल लेकर के जाता हूँ आलोक जी के पास। और आलोक जी, जो बात अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि अस्तित्व का सवाल जब तक पैदा नहीं होगा तब तक लोग एकजुट नहीं। भाई आम आदमी पार्टी के पास तो अस्तित्व का सवाल है। जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इवन जब जेपी नड्डा जी ने पटना में जाकर के कहा था कि छोटे दलों का अस्तित्व नहीं रहने वाला है, तो नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ा, इस बयान के बाद ही तोड़ा था। और भी जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, इवन बीजू जनता दल को भी समझाया जाता है तो इसी आधार पर, तो बीजू जनता दल का अपना, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी को, तो उनका अपना एक स्टैंड है, पहले आप और लोगों को इकट्ठा करके आओ तब हम स्टैंड लेंगे। उनका ये रहता है कि जब सारे अस्तित्व
जिनको लगता है खतरे में, वो सब एकजुट होंगे तब बीजू जनता दल से आएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व अभी तो वाकई खतरे में नहीं है, लंबे समय से वो बने हुए। तो ये स्थिति है। और कांग्रेस, बहुत सही कहा अशोक शर्मा जी ने कि कांग्रेस ने कभी भी विपक्षी एकता का नेतृत्व नहीं किया है। उसने यूपीए जरूर बनाया है, लेकिन आज भी विपक्षी एकता का नेतृत्व कोई और करेंगे। कांग्रेस तो सरकार बनाएगी, नेतृत्व उसका अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। हाँ, उसका उल्टा उदाहरण वामपंथी है, जो कि सरकार को मौका भी मिलेगा ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम नेतृत्व तो नहीं करेंगे, भले हम सरकार से बाहर नहीं रहेंगे। दोनों ही उदाहरण हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? अस्तित्व के संकट की जहां तक बात है, एक पॉइंट से मुझे लगता है, हैविंग सेड दैट, कि ये कांग्रेस 9 के बराबर उम्मीद है मुझे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के समर्थन में आएगी, या जो ये मुहिम चल रही है विपक्षी एकता की, उसमें कांग्रेस का आना होगा। लेकिन जो अशोक जी ने बात कही, उससे मैं थोड़ा सा मेरा उसमें टेक है कि अस्तित्व का संकट तो कांग्रेस के लिए है। बीजू जनता दल पे कोई खरोच नहीं आने वाली, क्योंकि वो बहुत सेटल्ड है, वो सॉर्टेड है उनका मामला। और जहां तक मैं समझता हूँ, उनके पिताजी रहे नवीन जी हैं, महत्वाकांक्षा कोई नहीं रही केंद्र में आने की। कभी मंत्री रहे होंगे, कभी हिस्सा रहे एनडीए का उनके, लेकिन उनकी खुद की कोई महत्वाकांक्षा ऐसी दिखी नहीं विजिबल तौर पे। ठीक है, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है, अन्य दलों में थोड़ी थोड़ी सबकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो खतरे में अच्छा क्या है कांग्रेस के साथ? क्या है कांग्रेस के साथ अस्तित्व का संकट? दरअसल है, जहां से मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं रही है। उसके लिए एक अच्छी बात ये हो सकती है कि उसने कर्नाटका में सरकार बना ली, या 2-4 राज्यों में सरकार उनकी है। कांग्रेस एक सेंट्रल पार्टी हमेशा से रही है, हमेशा से सेंटर पे काबिज रही है, और उनका अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म कर दिया सेंटर से। ये ठीक है कि 4 राज्य और भी जीत जाएं आगामी चुनाव में वो कांग्रेस अगर, लेकिन सेंटर का जो रास्ता उनके लिए बहुत कठिन है अभी। तो स्कोर सेटल करना उनको क्या है, सर 2-2 स्कोर सेटल करना है। आलोक जी, देखिए, सत्ता में नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन अस्तित्व खत्म हो जाना एक बिल्कुल अलग बात है। कांग्रेस मुक्त का नारा भी दिया गया इसी देश में, अब उस नारे की चर्चा भी नहीं होती। कारण है कि 12 करोड़ वोट्स कांग्रेस के पास आज पिछले चुनाव में था, और उसके बाद कुछ स्टेट्स जीते हारे, कुल मिलाकर के मैदान में बना हुआ है। और जितनी सीटें, जितने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उतना आज कांग्रेस के पास भी सरकार है। दोनों इक्वल हैं। हाँ, गठबंधन सरकार के मामले में लीड ले रही है बीजेपी, चूंकि पूर्वोत्तर के कई छोटे छोटे राज्य, संख्या उनका ज्यादा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं जो ज्योग्राफिकल एरिया में भी उनको प्रभुत्व देता है, लेकिन कांग्रेस ने भी संख्या के आधार पर चुनौती दी है। इसलिए अस्तित्व का संकट कांग्रेस के पास है। आज की तारीख में बहुत एकदम सही जवाब बात नहीं बनती है जी। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे मेरा कोई वो क्या कहते हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। संकट का आशय मेरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस कभी नहीं रहा, हमेशा से एक राष्ट्रीय दल रहा। तो उस लिहाज से, क्योंकि क्या है कि केवल स्टेट में सरकार बना के संतुष्ट हो जाना कांग्रेस के लिए मुफीद कभी नहीं रहना, कांग्रेस की सोच कभी रही है। उनका टेम्पटेशन हमेशा से सेंटर रहा है, पहली बात। दूसरा क्या है कि वो दिल्ली में लंबे समय तक रहे हैं, 3 टेन्योर रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। तो उनको जो स्कोर सेटल करना है वो बीजेपी से कर सकते हैं। अब उनको तय ये करना है कि उनको स्कोर किससे सेटल करना है। फौरी तौर पे जो अभी अध्यादेश की बात हो रही है कि जो आगामी 2-4-6 महीने में आने वाला है, संसद में आएगा, वो उनको आम आदमी पार्टी से फौरी स्कोर सेटल करना है, क्योंकि उनकी पंजाब छीना उनका, दिल्ली छीना उनका, और बहुत हमलावर रहे हैं केजरीवाल समय समय पर, या फिर उनसे स्कोर सेटल करना है जिन्होंने सेंटर में इनकी कुर्सी खा ली। और अभी हाल फिलहाल आने वाले समय में दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस रिवैम्प कर पाएगी सेंटर में। तो ये है कि दोनों सेटल करना, मुझे लगता है कि उनको आपसे सेटल कर लेना चाहिए, उनको बीजेपी से सेटल कर लेना चाहिए। वो उनके लिए लॉन्ग टर्म में फायदे की चीज है, क्योंकि अगर दिल्ली के लिहाज से भी अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो ये अगर जो जैसे पूर्ण राज्य का सबको चाहिए था, शीला दीक्षित के समय भी चर्चा थी, बहुत तेजी से नहीं थी पर थी कि पूर्ण राज्य चाहिए। हालांकि उनकी यूपीए की सरकार थी सेंटर में, इसलिए बहुत दिक्कत उनको नहीं आई, पर आम आदमी पार्टी वाले चिल्लाए पड़े पहले दिन से।
तो अगर एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि कल को सेंटर को हम अगर माइनस भी कर दें आज की तारीख में, केंद्र की सरकार किसकी होगी, मान लिया कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है और हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस पहले से रही है, कांग्रेस का एक जड़ है, कांग्रेस का एक सीटें भले नहीं है, 0 है, लेकिन उनका एक वोट बैंक रहा है हमेशा से। और अगर जैसे राहुल गांधी की जैसे चल रही है छवि और जैसे चीजें बदल रही हैं अचानक से परिदृश्य में, तो हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ परसेंट चांसेस बने कि कांग्रेस फिर से दिल्ली में वापसी करे, या फिर एटलीस्ट कहते हैं ना कि वो एक चुनौती तो दे ही सके। तो अगर कल को एक सिनेरियो बनता है कि कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस बीजेपी विधानसभा चुनाव में दिल्ली के आती है, तो अगर ये रास्ता आज यहाँ खुलता है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो निश्चित तौर पर पूर्ण राज्य की तरफ एक अगला कदम है, एक बेहतर कदम है, जिससे आशा उम्मीद जग सकती है कि ठीक है यार, लगता आने वाले समय में अगर कोशिशें ऐसी चलती रहें तो दिल्ली में दिल्ली सरकार जो होगी उनके पास एक फुल फ्लेजेड उनके पास पावर होंगे। तो इसका माइलेज कांग्रेस भी उठा सकती है आने वाले समय में। आज नहीं उठा पा रही, 5 साल बाद नहीं, लेकिन उम्मीद है 5 साल बाद या 7 साल बाद कांग्रेस के पास एक चांस रहेगा। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और ये कहीं ना उनके लिए हितकर होगा अल्टीमेटली। और इससे यही बात नहीं होगी, इससे दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी को ऑब्वियसली बड़ी चोट होगी इससे। तो बीजेपी तो हमेशा से कांग्रेस की एंटी रही है, उनका भाई मेन प्रतिद्वंदी तो बीजेपी रही कांग्रेस की। तो अगर वो स्कोर सेटल करती है इस बार, तो ये विन विन कंडीशन होगा सबके लिए, और सबके लिए पॉलिटिकली माइलेज मिले ना मिले, ना मिले, लेकिन सेंटर के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी जी आलोक जी, अब मैं एक सवाल लेकर के आगे बढ़ता हूँ कि ठीक है, आलोक जी ने बात रखी कि कांग्रेस किसको अपना पहला दुश्मन मानकर चले, ये चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चोट पहुंचाई है, ये भी फैक्ट है, यही दोनों दलों के बीच दूरी का कारण भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कई बार दिल्ली के चुनाव में भी गठबंधन की कोशिश की और गुजरात में भी कोशिश की कि ऐसा हो, लेकिन कांग्रेस ने इससे परहेज किया। मगर अब कांग्रेस थोड़ी टोन डाउन हो रही है, तो वो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है कि राज्यसभा, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि राज्यसभा में भी जब तक कि कांग्रेस ये सुनिश्चित नहीं होता देखेगी कि बीजेपी के लाए हुए विधेयक को परास्त किया जा सकता है, तब तक वो स्टेप लेने से बचेगी। क्या ओम जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? फिर मैं आऊंगा छत्रदेव चौधरी जी के पास। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस इसलिए परहेज करना चाहेगी क्योंकि केजरीवाल से, सॉरी प्रेम जी, एक बार आप क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे तो। जी जी, मैं प्रश्न कह रहा हूं कि कांग्रेस से बीजेपी की आम आदमी पार्टी की नजदीकी बढ़ी है, पहले से स्थिति बदली है। जब तक कि एक परसेप्शन न बन जाए कि राज्यसभा में एक हराया जा सकता है, बीजेपी के विधेयक को गिराया जा सकता है, पारित होने से रोका जा सकता है, तब तक कांग्रेस खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ आते दिखना नहीं चाहेगी। बिल्कुल ऐसा ही करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस इसलिए वो आश्वासन में आके तब उसमें आगे बढ़ेगी क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आगे बीजेपी से अभी पंगा ले लेगी, मान लीजिए वहां पे रोक देगी, लेकिन कल को वही केजरीवाल, सिर्फ हम लोग पंजाब और दिल्ली का नहीं, आप गुजरात में भी देख लीजिए, जहां जहां, चाहे उत्तराखंड में केजरीवाल लड़े, गोवा में चुनाव लड़े, तो वो कांग्रेस को तो नुकसान ही किए हैं ना। तो कांग्रेस ये लोग रीजनल पार्टी एक साथ तो आ सकते हैं, नीतीश कुमार आ सकते हैं क्योंकि उनको केजरीवाल से चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस को फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर बिहार में कांग्रेस अगर लड़ेगी, कांग्रेस अपना वजन बढ़ाएगी कब? जब क्षेत्रीय दल, बीजेपी के साथ साथ क्षेत्रीय दल को भी वो कमजोर करेगी, तभी तो वो अपना वजूद बढ़ाएगी। तो इस कारण से वो देखेगी कि पहले तुम लोग एक साथ आ जाओ। जैसे ये वही होगा कि पूरा प्लानिंग तुम करो, जब देखेंगे कि विन विन सिचुएशन है तब वो आके अपना ऐलान करेंगे कि हाँ इसका हम विरोध करेंगे। नहीं तो आज डे वन से, जैसे ममता बनर्जी बोल दी कि समर्थन साथ देना चाहिए, नीतीश कुमार कई लोगों से बोल के साथ दिलवाए, तो उस तरीके से केजरीवाल को ये समस्या तो माने रीजनल पार्टी दे देगी, लेकिन कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे हैं कि हम अपने रीजनल पार्टी से यहाँ दिल्ली के यूनिट से बात करेंगे, तो दिल्ली के यूनिट तो कोई नहीं चाहेगा कि उनका समर्थन करे, क्योंकि उनके लिए तो वही प्रतिद्वंदी है केजरीवाल।
तो इस कारण से तो आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जब तक एकदम आश्वस्त नहीं हो जाएगी कि इनके साथ कितने लोग हैं, तब तक वो माने उसमें हाथ नहीं डालेगी। और सही बात है, बीजेपी को 8 सांसद वहां कमेंगे या 10, आज के डेट में जिस तरीके से, जैसे हम लोग सबको ही कहते हैं कि ईडी सीबीआई सब लगा देती है, तो 8 को बदलने का भी माने 8 को अपने पाले में करने का भी उनके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये साल भर इसको लेके जाएं चुनाव तक, क्योंकि जब ये ऑटोमेटिक जब संसद से पास नहीं होगा तो रद्द हो जाएगा अध्यादेश, लेकिन फिर इसको नवीनीकरण करने का भी प्रावधान है, 6 महीने के लिए और ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अभी सहमत का खेल चलेगा चुनाव तक, मेरे समझ से। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं ओमनाथ जी। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। चौधरी साहब, ये जो पूरी सियासत है 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 में अब विपक्षी एकता का एकमात्र है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाओ और कोई वैकल्पिक सरकार बनाओ, यही एक मंत्र है। तो आपको क्या लगता है कि कोई मुद्दा सेट होना चाहिए, सरकार बदलने का मुद्दा के बजाय व्यवस्था बदलने का मुद्दा सेट होना चाहिए, तब जनता का भला होगा? कि आपने मोदी सरकार को हटा दिया और एक गठबंधन की सरकार आ गई, तब जनता का भला होगा? जी चौधरी साहब अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी क्षमा करें। ये जो जितना भी अध्यादेश और ये टीएमसी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और ये इतनी इतनी बातें हो गई, इसके अंदर तो मेरा दिमाग काम करता नहीं है। मैं इन पार्टियों के अस्तित्व को अपने देश के अस्तित्व से बड़ा नहीं मानता। इन सब पार्टियों को जब आप कहते हैं जी कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के एकता करो एकता करो एकता करो, तो फिर इन्होंने पार्टियां क्यों बना रखी हैं? अगर अपना ही हित छोड़ के अगर ऐसा देश हित में बात करनी है फिर तो एक ही पार्टी बना लीजिए ना, एक पार्टी क्यों नहीं बनाते? ये सारा झगड़ा देखिए, आज भी तो आप यही कह रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर बीजेपी को बहुमत से हराइए। बीजेपी के जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोट ये सारे इकट्ठे होकर करना चाहते हैं और उसको हराने के लिए बहुमत की एक बात करना चाहते हैं। उसी बहुमत के ऊपर ही मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि भाई ये शुरू से ही जब चुनाव होता है उस समय ऐसे बहुमत से हम सरकार क्यों नहीं बना लेते कि जिससे कि ये पूरे 1 साल 5 साल ये तो लगातार चलने वाला झगड़ा है, ये इस एक अध्यादेश का काम खत्म भी हो जाएगा। तो जैसे आपने अभी कहा ओमनाथ जी ने कि दूसरा अध्यादेश आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो ये तो अध्यादेश भी चलते रहेंगे और ये इनकी विपक्षियों की एकता भी चलती रहेगी और देश मरता रहेगा ऐसे ही, देश के गरीब ऐसे लुटते रहेंगे। इसका एक बहुमत का ही आप फैसला क्यों नहीं करते? जो मैं बार बार बोलता हूं कि सरकार बनाते समय ही एक ऐसा सत्य बहुमत की राजनीति होनी चाहिए जिससे कि ये बार बार झगड़ा ही खत्म हो जाए और हम अपने समय का सही सदुपयोग करके एक वाकई वास्तव में एक विकास कर सकें। आज के दिन हमारा कोई विकास थोड़ी हो रहा है, सब अपने अपने जो लीडर बने हुए हैं वो सब अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के अंदर जुटे हुए हैं और ये सब एकता बन भी गई तो उसके बाद में भी होना कुछ नहीं है, फिर लड़े। ये 75 साल के पीरियड में हमने पिछले कई बार देख चुके हैं इस तरीके का सीन। जब 1970-72 के अंदर जयप्रकाश नारायण ने ये सब काम किया था, आज तो ये पार्टियां खत्म नहीं कर रहे अपनी, उस लीडर ने तो सबकी पार्टियां खत्म करके एक पार्टी बना दी थी और उस समय भी ये झगड़ा समाप्त नहीं हुआ और साल 2 साल के अंदर अंदर ही फिर कुनबा बिखर गया। तो ये इसका एक समाधान है ही नहीं। एकता उन्हें ये जबरदस्ती हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इनको एकता 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 करने के अंदर। और अगर 2024 के अंदर आप जो मैं बात बोलता हूं कि सत्य बहुमत की राजनीति के समर्थन में आप केवल एक सीट जितवा दीजिए आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर और फिर देखना किस तरीके से हड़कंप मचता है इस सारी गठबंधन की राजनीति के अंदर। तो वहां तो हम दिमाग लगाते नहीं है और सिर्फ ये दिमाग लगा रहे हैं जी कि कांग्रेस क्या करेगी, आम आदमी पार्टी क्या करेगा, टीएमसी क्या करेगी। अरे गए जो जिसने भी जो करना है करते रहेंगे, आप अपने देश की बात करिए ना। देश का अस्तित्व कैसे बचेगा? देश तो टुकड़े 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 होते होते
समाप्त होता जा रहा है। देश का अस्तित्व नहीं बचेगा तो इन पार्टियों को बचा के करोगे क्या? देश तो कमजोर हो गया ना। अब क्या समझते हैं कि देश की एकता अखंडता हमारी बनी रहेगी किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर? मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है इस बात से कि ये किस तरीके की कैसी व्यवस्था के अंदर, हम कैसी परिस्थिति के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं कि जहां पर हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि ये बहुमत है क्या, कैसे बनेगा बहुमत। ये इस बहुमत की परिभाषा बनाइए पहले। जी प्रेम जी, पहले बहुमत की परिभाषा बनानी होगी। मैं अशोक शर्मा जी के पास आता हूँ। अशोक जी, बहुत चर्चा हुई और सत्यदेव चौधरी जी जिस बात पर आ रहे हैं कि हमारे देश में चूंकि बहुमत परिभाषित नहीं है और जिसकी सबसे ज़्यादा विधायकों या सांसदों की संख्या होती है उनका बहुमत हो जाता है, तो असली चीज़ पर बात नहीं होती है और गैर जरूरी चीज़ों पर बात होती है। तो ये उनकी सोच है। मैं वहाँ से आपके पास आता हूँ कि क्या इस अध्यादेश जैसी घटनाओं से हमें सबक नहीं लेना चाहिए कि हमें एक ऐसी परिस्थिति में बारंबार, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो अध्यादेश लाना पड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति क्यों है? इस अध्यादेश से बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई दल भी खुश नहीं है। जी अशोक जी, आपसे ही सवाल है अशोक जी। भाजपा के यह एक स्थापित सत्य है। और जी हाँ, जी मेरा कहना यह है कि भाजपा को कोई एक दल अकेले नहीं हरा सकता है और लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बात को मान भी लिया है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता में हम केवल कांग्रेस को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि उसकी वजह से ही विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। देखिए, आज के डेट में भी लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर है उसका ही नेतृत्व होना चाहिए। जो एक नीतिगत होती है, राजनीति में नीति और मर्यादा की भी एक बात होती है। तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी लोकसभा में आज की तारीख में है, उसको विपक्षी दलों का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन उसके जो सहयोगी दल हैं, विपक्ष के जो अन्य दल हैं, वो कांग्रेस को अगुवा नहीं मानना चाहते हैं। अगर आज की तारीख में सभी दल, विपक्षी दल अगर इस बात को कह दें कि 2024 में कांग्रेस का उम्मीदवार ही भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा विपक्ष की तरफ से, तो ये झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहने का साहस या ये कहने का त्याग या ये कहने का बड़ा दिल विपक्ष में कोई दल नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसके अपने जो इंटरेस्ट है राजनीति में वो प्रभावित होने लगते हैं। तो 1 मिनट में ये बात आज भी तय हो जाए कि राहुल गांधी अगर मौका मिलेगा तो 2024 में विपक्ष के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये कहने में क्या दिक्कत है भाई? आप अगर ईमानदारी से एकता चाहते हैं तो ईमानदारी से उस रास्ते पर चलना भी होगा। नहीं तो आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इस मामले में ही इसकी वजह से ही बीजेपी को फायदा मिलते रहा है। ईमानदारी से कोशिश हो तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये कई चुनाव में साबित हो चुका है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रास्ता ईमानदार और नीति ईमानदार होनी चाहिए। जी 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 प्रेम जी, आपने उदाहरण दिया। अतीत की राजनीति तो यही कह रही है जो आप कह रहे हैं कांग्रेस के मुतल्लिक, लेकिन स्टेट्स पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही करती रही है जहां भी मौका मिला है। भाई कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी ने क्या सरकार नहीं बनाई है क्षेत्रीय दल के साथ? घोषणा करके तो नहीं बनाई थी, या किसी छोटे दल ने मान तो नहीं लिया था कि बीजेपी। जी 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 बोलिए। मेरे कहने का मन ये है कि अगर सभी विपक्षी दल राहुल गांधी को नेता मान लें तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी को हराना है तो कोई तो त्याग करना पड़ेगा, कोई तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके लिए क्यों नहीं तैयार है? देखिए अशोक जी, जब खुद राहुल गांधी नेता बनकर के तैयार नहीं है तब तक सामने आना, जब तक कि उनके पास संख्या बल नहीं है तो दूसरा दल कैसे उनको जबरदस्ती नेता बना सकता है? ये तो बड़ा प्रश्न है ना। तो मैं अब
अच्छा, जी जी तो अधिक क्या सटीक 5 कह सकते हैं सांसदों कि तो 1 मिनट, जी जी तो बोलिए क्या बोलिए 20 सांसदों वाले दल का नेता प्रधानमंत्री पद को, तो क्या 20 सांसदों वाले 5 सांसदों वाले दल का नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? यही नीति कहती है। आप अशोक जी, आप तो ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान में रहते ही नहीं। इसी राजनीतिक व्यवस्था पर तो सत्यदेव चौधरी जी बार बार नहीं, कहते हैं, है ना। तो यहाँ तो होता ही ये ऐसा, दिल्ली एक एक विपक्षी निर्दलीय एकता आदमी भी नहीं मुख्यमंत्री होती, बनता है, एक निर्दलीय व्यक्ति भी विधायक मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होता बनता है। है। एक मिनट, नहीं 1 मिनट करें, प्रधानमंत्री नहीं बनता है, देवगौड़ा मुख्यमंत्री साहब, बन गुजराल जाता है। साहब इस देश में ही प्रधानमंत्री हुए हैं सर। देखिए चलिए हम लेकिन फिर उनके से इस बात 41 को ले सांसद थे, लें। जनता दल के 41 सांसद थे, नहीं कि एक सांसद। तो 41 देखिए सांसद वाला ठीक दल है ही ठीक है आज 51 या अशोक 50 से अशोक ऊपर जी संसद सदस्य हैं कांग्रेस के, अशोक तो जी ये जो अशोक है जी ये बन सकते हैं। लेकिन अशोक जी एक मिनट अशोक जी एक मिनट, आप सही कह रहे हैं कि एक निर्दलीय सांसद वाला प्रधानमंत्री नहीं बना है, ठीक है, नहीं बना है, बन तो सकता है ना। जब मुख्यमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वो उदाहरण अभी नहीं है, ये जरूर हम मानते हैं, लेकिन देखिए, इस व्यवस्था में तो कुछ भी हो सकता है ख्याली अशोक पुलाव जी। पकाने में, नहीं ख्याली हमारे पुलाव की कहने बात का नहीं है। मतलब है कि नहीं ख्याली पुलाव खिलाए पकाने में दिक्कत किसी क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही किसी है। बात अशोक जी किसी बात कोई को बता हाँ दीजिए, या ना में कहने आज से तक संभव है? हमें लॉजिक में बांधना पड़ता है ना किसी बात को। आज तक नहीं हुआ है तो हम कह ही रहे हैं, मान ही ये रहे हैं। लॉजिक, देखिए ये सुन लॉजिक किसी लीजिए, भी तरह से केंद्र सरकार में संभव नहीं है। राज्य की आप राजनीति समझिए अलग ना, है और मधु केंद्र की कोड़ा राजनीति जब अलग है। दोनों को मिलाइए मत। मधु कोड़ा अरे मधु कोड़ा जब की बात आप कहाँ मुख्यमंत्री कर रहे बने हैं? थे, 81 विधानसभा सुन की लीजिए ना, थोड़ी सी एक बात तो सुन छोटे लीजिए। मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब जैसे आप अभी कह रहे हैं वैसे ही तब भी बातें कही जा सकती थी। एक निर्दलीय आदमी कहीं मुख्यमंत्री बनता है, कहीं जा सकती थी, कहीं जाती रही तो उसका होंगी। क्या हक हुआ? आश्चर्य हुआ नहीं, था जब उसका बने हक थे। नहीं, आपने मैंने यही उदाहरण आप केंद्र में भी पेश करना चाहते हैं? कोड़ा वाला उदाहरण, कोई कोड़ा जैसा प्रधानमंत्री बन जाए, आप यही चाहते हैं? हम चाहते, चलिए चौधरी साहब को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हम आप भी उलझ रहे हैं। जी चौधरी साहब। ऐसा है, जब चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तब क्या स्थिति थी, आप मेरे को बताएं। उनके साथ 79 सांसद थे, उनके साथ 79 सांसद थे। 79 हो या 89 हो या 99 हो, हमारी राजनीतिक उनके पास सांसद थे। हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो वही चल रही है ना, जो 47 से हमने राजनीतिक व्यवस्था बनाई, वही व्यवस्था आज तक चल रही है। मेरी उसमें कौन सी पार्टी ने क्या सुधार करवाया? खाली गठबंधन की इधर उधर हेर फेर होते रहे, चिट्ठियां बदलती रही। जी जी चलिए मैं आलोक जी को शामिल करता हूं। आलोक जी, अब चर्चा का समापन करने का वक्त है। बस संक्षेप में ये बता दिया जाए कि 2024 के लिए जो पूरी तैयारी चल रही है उसमें इस अध्यादेश का ये अध्यादेश कितना काम कर रहा है उन लोगों को एकजुट करने के लिए जो अब तक कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी या उसके समांतर कोशिश हो रही थी और विफल हो रही थी, क्या ये अध्यादेश उसको मजबूत करेगा? निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मौका है और बड़ा मील का पत्थर, जैसे मैंने पहले कहा, मील का पत्थर साबित हो सकता है ये मौका है कि जब जो दल अब तक अछूते रहे, जिन्हें कभी किसी ने टच तक नहीं किया और जिनकी अपने इलाकों में, अपने छोटे-छोटे क्षेत्रों में उनकी अपनी पकड़ है, वो उनको साथ लाने का एक बड़ा मौका है और ये एक बड़ी दावेदारी पेश की जा सकती है अगर किसी भी तरह से कंसेंसस अगर डेवलप हो पाया। मैंने कहा, पहले भी कहा कि जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल जीत ही जाएं, चाहे अध्यादेश की बात हो चाहे चुनाव की बात हो, अगर हम फाइट भी दे पाए टक्कर की तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और राजनीति तो बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, तो शाश्वत है, चलती रहती है, एक चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव। तो इस बार नहीं अगर जंग जीत पाए तो अगली बार के लिए रास्ता बनेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मौका है और सबको खुले दिल, अगर दिल बड़ा कर पाए सभी तो सबके लिए हितकर होगा ये, क्योंकि अजय अपराजय किसी भी एक दल का किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना कतई अच्छी बात नहीं है। एक सामने बना रहना चाहिए और सामने ऐसे ही बनेगा। ओम जी के सब पास अंतिम कमेंट के लिए आता हूं
कि ओम जी, जो सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि ये जो सारी कवायद हो रही है, इसी कवायद में एक इस रूप में चीजें सामने आ सकती हैं कि ये निरर्थक कवायद है, अगर एकजुट होना ही है तो पार्टी भेद भूल जाओ, एक सिंबल पर आ जाओ, यानी एक वो जो सियासत होती है कि विधायकों और सांसदों के बहुमत वाली सियासत न हो कि जनता के मत वाली सियासत हो, ये डेवलप होने की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संभावना आपको दिख रही है? देखिए, इस पे अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी शुरुआत है और कहीं से न कहीं से तो शुरू करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ से शुरू किया जा सकता है इस चीज़ को, और इसको माने अच्छे तरीके से किया जाएगा तो इसमें सफलता भी मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने से सारा चीज़ सफल भी होता है। लेकिन ये अध्यादेश में एक और चीज़ है कि इसको कोर्ट में भी जा सकते हैं, जैसे कानून को रद्द किया जाता है उस तरीके से कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हैं। मैंने उसके बाद जब केंद्र सरकार से चाहे पूछा जाएगा कि उनको आखिर ठोस कारण बताना पड़ेगा कि अध्यादेश क्यों लाए, तो रास्ते तो कई खुले हुए हैं। लेकिन एक और चीज है, जो काम आज नीतीश कुमार कर रहे हैं विपक्षी एकजुटता के लिए, वो काम राहुल गांधी करते यूपीए मजबूत करने के लिए, तो हमको लगता है वो ज्यादा कारगर होता। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अभी उनके पास कितने सांसद हैं, और वो जहां जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे कि अपनी बात लेके आए हैं कि कांग्रेस की बात लेके आए हैं। जबकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पहल उसी को करना होगा कहीं से न कहीं से। ये नीतीश कुमार कर रहे हैं तो चलिए एक आध जगह, दो जगह, तीन जगह हो सकता है, लेकिन जहां कांग्रेस का डायरेक्ट उस व्यक्ति से, जैसे पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, ममता बनर्जी से कांग्रेस का फाइट है, तो वहां पे ये क्या करेंगे? यहाँ ये बड़ा माने वो टेढ़ी खीर लगता है कि ये पक पाएगा कि नहीं पक पाएगा। ये थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ही पहल करना होगा। यूपीए पहले बनाए, मजबूत बनाए, उसके बाद चुनौती दे, तो इनको हर मौके पे बीजेपी को चुनौती वो दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, अभी अध्यक्ष है कांग्रेस को, तो उनको ये सारा काम करना पड़ेगा, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को। ओम जी ने महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, ये जो पहल है, कांग्रेस को पहल करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस यूपीए को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है। वो बढ़े तो और अच्छा है। अभी जिन लोगों को नीतीश कुमार कांटेक्ट कर रहे हैं, वो दल हैं जो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, तो उसको कांग्रेस नहीं यूनाइट कर सकती, उसको नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ही यूनाइट कर सकते हैं। ये एक बड़ी पॉलिटिक्स है। चलिए, चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देने की आप सबसे इजाजत मांगते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, आलोक साहिल जी, अशोक कुमार शर्मा जी, ओम नाथ जी, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं।